हेलो। हेलो। पढ़े हो कल का? जो लोग क्लास अचानक 2 दिन 3 दिन बाद आ रहे हो ना, कल से मेरी क्लास में तुम लोग बाहर हो जाना, बता रहा हूँ। इस बात की याद रखना। तुम लोग का एडमिशन रद्द कर दूंगा सीधा। वहां यहाँ वही सिंसियर बच्चे आओ। एक दिन का क्लास का मतलब तुम लोग को बताऊं। जब मैं मेंस लिखा ना 2021 में, तो 15 नंबर का मौलिक अधिकार को लिखने के लिए आया था। समझ रहे हो? और वही क्लास में अटेंड नहीं किया था जब मैं पढ़ने जा रहा था, तो एक हफ्ता मैं गैप था और मैं 3 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक दिन का मतलब समझ गए? ये है। तो तुम लोग सिंसियरिटी बनाकर आओ, तो नहीं तो चुपचाप यहाँ पर आना। सर अब मैं कल से नहीं आऊंगी या नहीं आऊंगा, खत्म। चुपचाप यहाँ से जाओ और आराम से घर में बैठो, माता पिता का सेवा करो या कहीं और कुछ काम करो। आप लोग को अच्छा लगेगा और बढ़िया समय को भी, बढ़िया समय को अच्छा लगेगा कि हाँ, कम से कम ये लोग अच्छा कर रहे हैं। यही इस समय को तो प्रॉपर समय दे रहे हैं करके। समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान रखो और थोड़ा सा अपना समय को बिल्कुल दो। अगर आपको लगता है कि मैं जॉब करते हुए आप लोगों का प्रॉपर मैं खाना भी बना लूंगी, घूमने घूम फिर लूंगी, ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, या ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसा सबको लगता है ना, तो धोखे में हो तुम लोग। इंसान को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तुम लोग को टाइम को पूरा मैनेजमेंट। अगर आपके पास 24 घंटा है तो आपको प्रॉपर इस 24 घंटे में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर क्लास यहाँ 7 से 10 बजे चल रही है तो आपको 7 से 10 बजे इसके लिए डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर आप लोग को अटेंड होना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर ये 7 से 10 छोड़ दिए और आप अपने जॉब में फुल टाइम दिए, खाना बनाने में फुल टाइम दिए, घूमने फिरने में फुल टाइम दिए, सोने में फुल टाइम दिए, तो इसमें क्या कब फुल टाइम दिए तुम? ठीक है, फुल टाइम देना है तो इसमें दो और दुनियादारी के एक्सक्यूज को छोड़ो। समझ रहे हो? फुल टाइम देना है तो स्टडी पर ध्यान दो। अगर स्टडी नहीं जिंदगी में, तो कुछ नहीं जिंदगी में। ठीक है? ये कर लिए तो हर जगह आप लोग को इज्जत मान सम्मान हर जगह पर आपको मिलेगा। समझ रहे हो? और यही नहीं है आपके लाइफ में ना, तो सब खत्म हो, पूरा खत्म हो। तो थोड़ा डिसाइड कर लो, आपको कंटिन्यूटी बनाकर क्लास करनी है कि आराम से घर में जाकर बैठ करके माता पिता की सेवा करना है। इसको कल डिसाइड कर, रात भर सोचना और मेरे क्लास में अटेंड होना। ठीक है? कल सब सिग्नेचर भेजाऊंगा सबके पास, एक रफ में अपना अपना सिग्नेचर करना। जिनका क्लास 2 दिन गैप, वो हमेशा के लिए गैप। इस बात की याद रखना और क्लास को कंटिन्यूटी बनाकर करो। सीजीपीएससी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एग्जाम। ठीक है? यूपीएससी हमारे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम, और सबसे बड़े एग्जाम में तुम क्या कर रहे हो एक बार सोच के देखो। तुम्हारे आने से सीजीपीएससी नहीं चल रही है ना, सीजीपीएससी तुम लोग की इंतजार कर रही है। ये उन लोगों को इंतजार कर रहा है, उन लोगों पर ये सीजीपीएससी पूरा रुका हुआ है जो अपना डेडिकेशन, अपना अनुशासन, अपना डिसिप्लिन, अपना समय, अपना हर वक्त जिस पर लगा हुआ है ना भाई, तो उन लोगों के लिए बना है ये। तो अगर उन लोग आप शामिल हैं तो यहाँ पर कर क्या रहे हो? अगर उन लोग में शामिल हो और लग रहा है कि हम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम चपरासी बन जाएंगे या शिक्षक भर्ती में क्रैक कर लेंगे या आप लोग का पटवारी कर लेंगे या व्यापम, तो उसके लिए सेपरेट सेपरेट बैच है, उसमें एडमिशन लो। सीजीपीएससी में टाइम बर्बाद मत करो। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर सिलेक्शन। समझ रहे हो? इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये। 2 साल का ये, इसमें कंटिन्यूटी बनानी पड़ती है। 2 साल प्रीलिम्स करोगे, मेंस करोगे, जाकर इंटरव्यू पे तुम लोग फिर पहुंचोगे। ठीक है? मेंस में लिखने के लिए हाथ को तुम लोग को तोड़ना पड़ेगा। डेली का 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा भी कम पड़ जाता है, प्रैक्टिस करोगे 3 माह में तो वो प्रैक्टिस होती है। सब क्वेश्चन जानते रहोगे, सब क्वेश्चन के आंसर पता रहेगा, लेकिन लिखते रहोगे तो हाथ कितना दर्द करेगा ना, दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों का। अरे लिख नहीं पा रहे, यहाँ पर ऐसा नस को पकड़ता है ना, एकदम खिंचा जाए टाइप से, समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस क्या होती है। काश प्रैक्टिस के लिए रहता तो इस क्वेश्चन के आंसर ही मैं लिख लिया रहता। तो ये थोड़ा सा डेडिकेशन और डिसिप्लिन में रहो और थोड़ा कंटिन्यूटी बना के क्लास आया करो। ऐसा नहीं कि मन आया तो मुंह उठा करके चले आए और ऐसे बिना नहाए तो यही बैठे और बिना नहाए तो यहाँ से भाग गए। ऐसा बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बता रहा हूँ। मेरे क्लास में जो कंटिन्यूटी, जिसको खड़ा करा के पूछ दे क्लास में, हाँ समझ में आए तो आए, ठीक से नहीं आए तो पूछो। लेकिन लेकिन दूसरे क्लास में पूछ दे और नहीं जाने,
तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है मेरे को, ना मेरा बिहेवियर मेरे को नहीं चेंज करना है, और ना ही मैं आप लोग के लिए बना हूं, ना तुम मेरे लिए बने हो। ठीक है, आप इसमें पूरा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से ईमानदारी से बस्ता पकड़ना और निकलना। ठीक है, मैं कोई बहस नहीं करूंगा, और बहस करना पड़ेगा तो सीधा रेस्ट केस पे तुम लोग। ठीक है, थोड़ा सिंसियर होकर तैयारी करो और थोड़ा सा हो, है ना। अब ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, मैं तुम लोग को बहुत समझा, बहुत ज्यादा। मैं जितने आज तक के मेरे करियर में मैं किसी भी क्लास में जितना मैं तुम लोग को नहीं समझाया हूं ना, उतना मैं लाइफ में किसी को नहीं समझा। तुम लोग को शायद बिगिनर्स हो, स्टार्टिंग में है करके तुम लोग अलग लेवल का मैं पढ़ा के तुम लोग को अलग लेवल में लाना चाहा, लेकिन तुम लोग को डेडिकेशन नहीं। समझ रहे हो, कंटिन्यूटी बनाना जरूरी है। जब आप कंटिन्यूटी नहीं तो जॉब तुम्हारे लिए कंटिन्यूटी कैसे बनेगी? जब तुम अपने जॉब के प्रति ईमानदार नहीं तो जॉब तुम्हारे प्रति ईमानदार कैसे रहेगी? तुम समय के प्रति ईमानदार नहीं तो समय तुम्हारे प्रति ईमानदार कैसे रहेगी? समझ रहे हो, हमारा कर्म है अच्छे कर्म को कर करके हमें उस पर हासिल करना। जिस कर्म को तुम करोगे उस कर्म तुम्हें भी देख रही है। समझ रहे हो, तो अपने आप को पहले उस चीज के लिए बल तो करो, जो चीज बनी है उसके लिए तुम लोग ईमानदारी करो। लाइफ ईमानदारी नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, और ये सब चीज नहीं तो तुम कुछ नहीं हो। इतने बड़े एक्सपीरियंस हो गए हो, तैयारी कर, थोड़ा तुम लोग को समझाने की जरूरत बार बार काहे पड़ता है, समझ नहीं आता। ठीक है, 2 दिन आओ मत आओ, 1 दिन आओ फिर मत आओ, फिर 2 दिन आओ फिर मत आओ, फिर 3 दिन आओ, खड़ा करा पूछो, टाइम बर्बाद। खड़ा करा के पूछूंगा तो सर मैं क्लास नहीं अटेंड करी थी, मेरी गलती। प्रॉपर आवेदन दे तो कुछ हो गया प्रॉब्लम तो सर हम लोग 2 दिन से छुट्टी चाहते हैं, नहीं आ सकते, कुछ काम इमरजेंसी आ गया। ठीक है, लेकिन प्रॉपर आपका आवेदन पहुंचे कि हमें समझ में आया कि इसको काम है रियल में। नहीं, मुझे आवश्यकता काम पड़ गया, आवश्यकता काम पड़ गया तो आवश्यकता काम तो बचपन से पड़ रहा है। ठीक है, सेक्रीफाइस सबसे बहुत बड़ी चीज है। सेक्रीफाइस, कहीं से निकलने के लिए कहीं जाना पड़ता है, कहीं जाना तो कहीं से निकलना पड़ेगा, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, जहां अब ये सोच लो आप कितनी बड़ी शब्द है, इसको आप लोग सोच के देखना। अगर आपको पाना है तो कुछ चीजों को छोड़ना है, और क्या छोड़ना पड़ता है तो देख लेना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, और थोड़ा तैयारी को 2 बढ़िया 6 महीना 7 महीना अच्छा से कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ोगे ना तो बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक, इस दुनिया में जीएस जीके कोई चीजें डाटा चेंज नहीं होता, जो आता है करंट अफेयर चेंज होकर के उसको पढ़ाया जाता है। तो आप लोग उस चीज को समझो थोड़ा सा, और सेंसियरिटी बनाओ। सेंसियरिटी होना चाहिए लाइफ में। अगर आप लाइफ में सेंसियरिटी नहीं है ना तो आपकी जिंदगी में सेंसियरिटी आ जाएगी, जिसको तुम लोग को जिंदगी से तुम लोग खेलना चाहोगे तो जिंदगी तुम लोग के साथ ऐसे खेलेगी, कहां पटकोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाओ और क्लास को कंटिन्यूटी करो। ठीक है, चलो आज के बाद मुझे दोबारा बोलना मत पड़े, कंटिन्यूटी बनाना है तो डेली आओ, नहीं तो क्लास को बंक करो और घर में रहो, माता पिता के सेवा करो, ज्यादा पुण्य मिलेगा। चलो, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग भारत के विशाल मैदान देख रहे थे, है ना भाई, भारत के विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान, देखो अब भारत के विशाल मैदान हमारा देखा जाए तो हमारा जो प्राकृतिक विभाजन को हम लोग 4 भाग में बांटे थे। ठीक है ना, आप लोग का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा वो विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा आप लोग का द्वीपीय और तटीय क्षेत्र, जिसमें हम लोग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ चुके हैं पूरा प्रॉपर। दूसरा हमारा चल रहा था भारत में विशाल मैदान। ठीक है ना, तो जो भारत का हमारा विशाल मैदान है, किसको हम लोग पूरा पढ़े थे, पूरा समझाया था आप लोग को, आज लिखवाऊंगा बोला था। 5 मिनट रिवाइज कर लो, फिर पूरा कंटिन्यूटी करके लिखना, समझा दिया हूं कल का, है ना। चलो, तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे, देखो हमारा भारत में विशाल जो मैदान है, ये आप लोग का भारत में विशाल मैदान, कुछ एरिया यहाँ मिलेगा, कुछ एरिया इधर मिलेगा, कुछ एरिया इधर मिलेगा, कुछ एरिया इधर मिलेगा। ये हमारे भारत में जो विशाल मैदान है, तो इसका निर्माण कहाँ से होता है जी? इसका निर्माण होता है आप लोग के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों से। हमारा जो ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से जितनी भी नदी निकलती है, जितनी भी नदी निकलती है, उसी के नदियों से निकल करके जो गाज बनाती है, जो कंकड़ आती है, जो मिट्टी आती है, उसी से निर्माण होता है हमारे भारत का विशाल मैदान का।
ठीक है, याद रखना। जैसे कि मान के चलो हम लोग बात करें, इसमें आप लोग का इधर से सिंधु नदी निकलती है, तो इधर जाकर के आप लोग के अरब सागर मिल जाती है। इधर आप लोग का सिक्किम के एरिया से आप लोग का तीस्ता नदी निकलती है। और आप लोग का इधर आप लोग का देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड से आप लोग का ये हमारे गंगा नदी जाएगी और ये भी बंगाल के खाड़ी में मिलेगी। तो ये जितना बहा बहा कर बीच में आकर के ये रुक रही है, जा रही है, इधर आ रही है, तो सब में गाज बना करके बीच में क्या बनाएगा, मैदान बनाएगा। ठीक है, यही मैदान हमारा क्या है, आप लोग का भारत का विशाल मैदान। ये विशाल मैदान हमारे पूरे विश्व का प्लेन एरिया है, मैदान एरिया है, समतल एरिया है, सबसे ज्यादा उपजाऊ यही होता है पूरे विश्व में। ठीक है, याद रखना, सबसे ज्यादा समतल एरिया है। ठीक है, याद रखना, यहीं पर आप लोग का सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है। यही हमारे भारत में विशाल मैदान हमारे कृषि के लिए सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है, हमारे बीचों बीच भारत का मध्य स्थल। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे इसका, कल हम लोग निर्माण देखे थे, है ना भाई, निर्माण सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसके निर्माण के बारे में। तो निर्माण के बारे में आप लोग देखोगे भारत के विशाल मैदान का, तो इसका निर्माण कैसा होता है। तो निर्माण कैसा होता है, तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। भारत का जो विशाल मैदान है, यह उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के नदियों के द्वारा बहा कर लाए हुए कंकड़ मिट्टियों से इसका निर्माण होता है। क्लियर है। ठीक, इसका निर्माण जो है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के नदियों के द्वारा बहा कर लाए हुए मिट्टियों से या गादों से इसका क्या होता है, निर्माण होता है, सरल शब्दों में। क्लियर हो गया ये। दूसरी बात, अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक इसकी लंबाई देखेंगे, यहां से पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, यहां से यहां तक इसकी लंबाई की बात करेंगे, तो इसकी जो लंबाई है आप लोग का याद रखना 2400 से 3200 किलोमीटर, 2400 से 3200 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है आप लोग की लंबाई। जो कि इसकी चौड़ाई की बात करेंगे हम लोग, उत्तर से दक्षिण दिशा के चौड़ाई की बात करेंगे तो 150 से 360 तक की इसकी चौड़ाई है ना भाई। यहां से लेकर यहां तक इसकी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई 150 से 360 तक चौड़ाई है, और इसकी लंबाई है आप लोग का 2400 से लगभग 3200 किलोमीटर तक, हमारे भारत के विशाल मैदान का। अगर बात करेंगे इसके हम लोग गहराई की बात करेंगे, गहराई के, है ना भाई, एवरेज औसतन इसके हम लोग गहराई की बात करें तो लगभग 1300 से 1400 इसकी मीटर गहराई है इसकी, है ना भाई। ये याद रखना है, ये इससे कुल विशेषताएं हैं, और मेन विशेषताएं हैं ये समतल है, ऊंचाई पर है और गहराई पर है। यहाँ पर ढलान है, कहीं जगह कहीं पर आप लोग का देखा जाए तो तीव्र ढलान है नीचे की ओर, और कहीं पर तीव्र आप लोग का चढ़ाने वाला आप लोग का ढलान है, चढ़ने वाला, है ना। ऐसे ऐसे जिग जैग टाइप तरह से कई कई जगह से लगा है, याद रखना है। ये हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा में भी है, पश्चिम से पूर्व दिशा में भी है। तो जिस प्रकार हम लोग हमारे भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को बांटे थे, उत्तर से दक्षिण के आधार पर, पश्चिम से पूर्व के आधार पर बांटे थे ना भाई, उसी प्रकार इसको भी बांटेंगे हम लोग, समझ सकते हो। वैसी उत्तर से दक्षिण के आधार पर, पश्चिम से पूर्व के आधार पर भी बांट सकते हो, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विकास के आधार पर। ठीक है, या भौगोलिक संरचना के आधार पर, है ना भाई, याद रखना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, या बोल सकते हो आप लोग का प्रादेशिक आधार पर या विस्तार के आधार पर, है ना भाई। तो इसको हम लोग हमारे भारत का जो विशाल मैदान है, ये जो विशाल मैदान है इसको हम लोग दो आधार से बांटेंगे। ठीक है, इसको दो आधार से बांटेंगे। पहला आधार है आप लोगों का भौगोलिक संरचना के आधार पर, भौगोलिक संरचना के आधार पर। क्लियर है कल का, भौगोलिक संरचना के आधार पर। और दूसरा है हमारा प्रादेशिक विस्तार के आधार पर, प्रादेशिक विस्तार के आधार पर, यह प्रादेशिक विस्तार। ठीक है, पहला याद रखना भौगोलिक संरचना, दूसरा याद रखना आप लोग को भौगोलिक विस्तार। इसको बोल सकते हो आप लोग विकास के आधार पर। ठीक है जी, रिवॉल्यूशन बोल सकते हो आप लोग का। इसमें आप लोग का जैसे आप लोग का होगा इवोल्यूशन हुआ, जैसे इसका विकास हुआ, वृद्धि हुआ धीरे धीरे, तो कैसे इसका बनते गया ये। ठीक है, तो भौगोलिक संरचना देखा जाए तो विकास के आधार पर ही बोल सकते हो इसको, विकास के आधार पर। और जैसे धीरे धीरे इसका एक्सटेंड होते गया, विस्तार होते गया, ठीक है, तो विस्तार के आधार पर भी बोल सकते हो इसको, विस्तार के आधार पर, नदी में बहने के आधार पर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये देखें भौगोलिक संरचना के आधार पर हम लोग 4 से 5 देखेंगे।
अब ये प्रादेशिक विस्तार के आधार पर भी 5 से 6 प्रकार से देखेंगे हमारे भारत के विशाल मैदान का। क्लियर है ये? तो सबसे पहले देखेंगे भौगोलिक संरचना के आधार पर, फिर देखेंगे प्रादेशिक विस्तार के आधार पर। तो हमारा जो आप लोग का जो भौगोलिक संरचना के आधार पर जो है, भौगोलिक संरचना, तो भौगोलिक संरचना को हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे जिसको 4 से 5 प्रकार में हम लोग विभाजित करेंगे। पहला देखेंगे आप लोग का भाबर, याद रखना है भाबर। दूसरी बात याद रखनी है तराई, ठीक है। तीसरी बात याद रखनी है बांगर। चौथी बात खादर। और इन सबके अंतिम जो स्टेज रहेगा डेल्टा। ये सब को हम लोग भौगोलिक संरचना के आधार पर हमारे भारत के विशाल मैदान को हम लोग डिवाइड करेंगे। क्लियर है? याद रखना है भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। ये बांगर खादर एक ही मिट्टी के दो हिस्सा है। बांगर मतलब है पुराना और खादर मतलब नया। ठीक, हम मैदान की बात कर रहे हैं इसलिए इसको बांगर मैदान बोलना है और इसको खादर मैदान बोलना है, ना कि मिट्टी। ठीक है, मिट्टी से ही मैदान बना है, याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा बांगर और खादर। अब इसमें हम लोग बात करेंगे आप लोगों का, जैसे कि भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है, डेल्टा। इससे पहले भौगोलिक संरचना के आधार पर इतना को बांटे हैं, इसके बाद हम लोग उसको भी समझ लेते हैं आप लोग के विस्तार के आधार को, विस्तार या प्रादेशिक स्थिति के आधार पर। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे हम लोग तो इसमें याद रखना आप लोग सबसे पहले याद रखोगे राजस्थान की ओर से ऐसे मुड़ना है। ठीक है, जैसे करके देखो राजस्थान का मैदान, फिर आप लोग का पंजाब और हरियाणा का मैदान, कुछ आप लोग के सिंधु नदी कुछ मैदान पड़ता है यहाँ पर, कुछ हल्का सा उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन याद रखना राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। इसके बाद ये पूरा गंगा का मैदान बनेगा, गंगा का मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। समझ रहे हो? ब्रह्मपुत्र का मैदान को ही हम लोग असम का मैदान बोल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हमारे अरुणाचल प्रदेश और असम में ही प्रवेश करती है। ठीक है, इसीलिए तो इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो याद रखना सबसे पहले देखेंगे हम लोग राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। दूसरा देखेंगे हम लोग इसमें आप लोग का पंजाब और हरियाणा का मैदान। तीसरा देखेंगे तो आप लोग का गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को हम लोग अलग से 3 रूप में बांटेंगे, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। ठीक है, इसके बाद गंगा के मैदान के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये राजस्थान पंजाब एरिया जो है सिंधु नदी के बहने से बनती है, इसलिए सिंधु नदी का मैदान बोल देते हैं। ठीक है, सिंधु का मैदान करके। ये तो इस प्रकार से हम लोग आप लोग का विस्तार प्रादेशिक या स्थिति के आधार पर हम लोग हमारे भारत के विशाल मैदान को इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। हम लोग कल किए थे पूरे, इसके बारे में हम लोग समझे थे। ठीक है, एक एक लाइन में आप लोग को सरल सरल शब्दों में समझ लो, फिर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा भाबर। पहले समझना है भाबर। भाबर क्या है? यहां पर देखो, जैसे कि मान के चलो हमारा देखो ये हमारा भारत लगा हुआ है पूरा आप लोग के कौन से पहाड़ी पर्वत से? हमारे हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय मेन, ये हमारा हिमालय। अब हिमालय से निकलने वाली नदियां, क्लियर है? हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है, अब बताओ आप लोग, ये हिमालय हमारे सबसे ऊंचे में है, ऊंचे में है ना जी, हिमालय तो सबसे ऊंचा है हमारे भारत में। तो वहां जब बारिश होगी तो सब बारिश यहाँ पर रुक सकती है क्या? नहीं रुक सकती। तो देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, 1 2 3 4।
भाबर। बात किससे कर रहे हैं हम लोग? विशाल मैदान का। देखो हमारे भारत में जो विशाल मैदान है हम लोग इस तरीके से बांटते जाएंगे। तो जब नदी द्वारा, ठीक है, जब बारिश होती है, बारिश, जैसे ही बारिश होगी आप लोगों का, तो बारिश होगी तो यहां से जो पानी है तो पानी ऊपर में नदी बनेगा। नदी बन सकता है या तो इधर क्षेत्र में जाएगा तो सिंधु नदी, हमारे भारत में आएगा तो गंगा नदी, भारत की इधर पूर्व की तरफ आएगा तो आप लोग का ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसी सब के द्वारा बहाकर पहाड़ी पर्वतों में पाए जाने वाले कंकड़, पत्थर, बोल्डर जो सभी है, वही सभी को बहाकर ला करके यहाँ पर क्या करेगा? वो इकट्ठा करेगा। ठीक है जी, यहीं पर वो क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करेगा अर्थात यह आप लोग का हमारे मिट्टी का मोटा रूप है। समझ रहे हो? मिट्टी का सबसे बड़ा बड़ा बोल्डर मोटे रूप है। तो ये बड़े बड़े बोल्डर मोटा रूप है तो क्या पानी यहाँ पर रुकेगा? नहीं रुकेगा। पानी हमारा अंदर प्रवेश कर दिया जाएगा, है ना भाई? तो ये जो भाबर है, तो जब ये बारिश होती है और सभी में जो आप लोग का नदी है, नदी बहा कर ला करके सब एक जगह पर इकट्ठी करती है, तो याद रखना भाबर कहलाती है। तो कंकड़ को, ठीक है जी, पत्थर को और बड़े बड़े आप लोग का बजरी टाइप सब को, है ना, बजरी, ये सब को क्या करती है? यहाँ पर इकट्ठी करती है। तो यही एक साथ सब बड़े बड़े बालू के रूप में जो होता है क्या कहलाएगा? आप लोगों का भाबर कहलाएगा। ठीक है, सब यहाँ से छोटे छोटे अपर्दन करके निक्षेप करके, निक्षेप का तात्पर्य होता है डिपोजिट्स, डिपोजिट्स तात्पर्य होता है छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, पठार, पर्वत को अपर्दन करके तोड़ करके ला करके कहीं जगह जमा कर देना। जमा मतलब डिपोजिट, उसको हिंदी की भाषा में निक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निक्षेप हो जाएगा यहीं पर आकर के सभी कंकड़ पत्थर, और कंकड़ पत्थर निक्षेप हुआ तो क्या कहलाएगा? भाबर। तो क्या कंकड़ और पत्थर में पानी रुकती है? नहीं, याद रखना। अब जब पानी अब यहां पर तो छान दिया, ये छानने के बाद पानी अब कहां प्रवेश करेगी? नीचे, है ना भाई? ये पानी नीचे आएगा, और पानी नीचे आएगा तो यहां पर जो इसके अंदर में जो चिकना सामान है ना, जैसे कि गिट्टी को हम लोग किसी ट्रैक्टर में लाते हैं, तो ट्रैक्टर में लाते हैं तो क्या होता है? उसके नीचे में छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं, उसके नीचे में एकदम आप लोग का एकदम पिसा हुआ टाइप रहते हैं ना भाई। पहले बड़े बड़े बोल्डर, फिर उससे छोटे बोल्डर, उससे फिर छोटे बोल्डर, फिर उससे एकदम पीसे के समान सीमेंट जैसे। तो वो जो सीमेंट जैसे जो एकदम पतला जो चिकना रहेगा, वो सब धूल धक्कड़ जो अपर्दन जो मिट्टी रहेगा, वो नीचे पानी के साथ आएगा, और पानी के साथ आकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पर वो जमा हो जाएगा। तो जमा हो गया तो क्या कहलाएगा? तराई कहलाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ी में बोलते चिखला, हिंदी में बोलोगे तो कीचड़, और इंग्लिश में बोलोगे तो मड। समझ रहे हो? ये सारी चीजें याद रखनी है आप लोगों को। तो ये हमारा जो तराई है, तराई हमारा एक प्रकार का नमी है, और नमी है मतलब हमारे मैदान के ऊपरी हिस्से में जमा हुआ एक प्रकार का ये नमी या नई मिट्टी है ना भाई? तो ये जो नमी वाली मिट्टी है ना भाई, नमी वाली मिट्टी में देखा जाए तो आप लोग का वनस्पति हो सकता है ना भाई, बड़े बड़े पेड़ पौधे उग सकते हैं। तो याद रखना यहाँ पर आप लोग का, यहाँ पर खेती बाड़ी होगा क्या? भाबर में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े बड़े कंकड़ बोल्डर्स है, तो कहां पर यहाँ पर खेती बाड़ी उपजाऊ होगा? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो बोल्डर्स नहीं है, इसके जो नीचे पाए जाने वाले मिट्टी यहाँ पर सब रुक रहा है, और यहाँ पर रुकेगा तो खेती बाड़ी होगा, है ना? तो यहाँ पर शुरुआत हो जाता है, यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू हो जाएगा। फिर भाबर के बाद देखेंगे तो तराई आया, तराई के बाद हम लोग देखेंगे तो अब ये जो नमी एरिया है, अब ये कई प्रकार से बटेगा कि कोई इधर बहने का प्रयास करेगा, इधर जाने का प्रयास करेगा, कोई सीधा जाने का प्रयास करेगा। तो याद रखना यहाँ पर आप लोग का बांगर, ठीक है जी, बांगर, बारिश हुई, यहां से मिट्टी को उठाकर किधर लाया, यहाँ पर तो बड़े बड़े कंकर रुकेंगे, फिर यहाँ पर पतला आकार का, और उससे भी ज्यादा, या तो वो बांगर की ओर जाएगा या तो वो खादर की ओर जाएगा। तो बांगर मतलब होता है पुरानी मिट्टी या पुरानी मैदान। ठीक है, तो पुराना है मतलब इधर बाढ़ आएगा क्या? नहीं आएगा, सीधा निकल जाएगा, और सीधा निकल जाएगा तो इधर से जाएगा तो ये यहां से पकड़ेगा और इधर पटक देगा, ये बच गया। तो जो बचा है वो पुराना मैदान या पुरानी मिट्टी। यहां पर बाढ़ नहीं आया, बाढ़ नहीं आया मतलब यहां पर क्या है? मिट्टी वहां पर पुराना का पुराना सेपरेट बचा हुआ है,
लेकिन यहाँ पर बाढ़ इधर ना आकर इधर चल दिया, इधर चल दिया, ढलान ज्यादा है, यहां से मिट्टी को पकड़ा और यहां लाकर पटक दिया, खादर, नई मिट्टी बन गई ये, तो ये नई मैदान बन गई। समझ रहे हो? तो नया मैदान, नया मिट्टी क्या कहलाती है? खादर। और पुरानी मिट्टी और पुराना मैदान बांगर कहलाती है। तो बांगर और खादर दोनों एक साथ मिल गया तो क्या कहलाती है? जलोढ़ कहलाती है। जलोढ़, जलोढ़ क्या है करके मेंस का टॉपिक डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जलोढ़ क्या है? तो जलोढ़ हमारा नदी द्वारा बहाकर लाए हुए पुराने एवं नए मिट्टी से है। इसमें दोनों प्रकार की मिट्टी है, जो दोनों मिला हुआ है, पुराने भी और नए भी। ठीक है, और हमारे पूरे विश्व में भी, हमारे भारत में भी सबसे ज्यादा इसमें पुरानी मिट्टी भी मिला हुआ है और इसमें नई मिट्टी भी, तो दोनों मिट्टी मिलकर उर्वरक शक्ति बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा खेती बाड़ी कौन सी मिट्टी में होगा? जलोढ़ मिट्टी में होगा, और सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा। ठीक है, इसलिए जलोढ़ के मैदान में सबसे ज्यादा उपजाऊ और सबसे ज्यादा खेती होती है। ठीक है, याद रखना है जलोढ़। तो ये दोनों मिल जाएगा तो जलोढ़। अब दोनों एक साथ के मिल करके अब सब पूरा नदी एक जगह आ रहा है ना भाई? सब नदी गंगा के मैदान से गंगा नदी आकर के पूरा यहाँ पर क्या बना रहा है? पूरा बहा कर ला रहा है। यहाँ पटेगा ब्रह्मपुत्र, इधर लाकर पटेगा तीस्ता नदी, यहाँ पर आकर के सबको पटकेंगे और सब पटक करके यहाँ पर सभी जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, सड़े गले पेड़ पौधे जितने भी मिट्टी हो, सब एक जगह ला करके क्या करेगा? स्टोर करते जाएगा। और स्टोर करते जाएगा तो यहाँ पर आप लोग का दलदली एरिया भी बनेगा। अगर वो सूखेगा तो आप लोग का बहुत बड़े बड़े दरार टाइप बनेगा, लेकिन नमी ही रहेगा, है ना भाई? तो ये डेल्टा कहलाएगी। ठीक है, भारत में हमारे गंगा नदी से बहाकर लाने वाले अपशिष्ट गाज, ब्रह्मपुत्र से बहाकर लाने वाले अवसाद, तीस्ता नदी से बहाकर लाने वाले अवसाद, सब एक जगह हमारे बंगाल के खाड़ी में आकर गिरेगी, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। और ही पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगा, और सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगा तो क्या कहलाएगा? वही हमारे सुंदरवन का डेल्टा कहलाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्या है? आप लोग का डेल्टा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर पूछा जाएगा तो सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, यहां पर फिर डेल्टा बन जाएगी। ठीक है, डेल्टा जो कि आप लोग का ये जो डेल्टा बनेगा पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, वो डेल्टा हमारे समुद्र के ऊपरी हिस्सा है, समुद्री के ऊपरी हिस्सा है वो, इसलिए तो वहां पर दलदली रहेगा, नमी रहेगा, पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, सुंदर तरीका से दिखाई देगा, इसीलिए क्या कहलाएगा? सुंदरवन का डेल्टा कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ये फिर इस नीचे एरिया में आओगे तो आप लोग का फिर क्या बनेगा? समुद्री सीमा बनेगा, समुद्री तल आएगा उसका। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को ऊपर से नीचे तक आता है पानी, तब इस प्रकार से निर्माण करते जाता है भाबर, तराई, बांगर, खादर, जलोढ़। यही हमारे विशाल मैदान का आप लोग का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अर्थात भौगोलिक संरचना है। तो जब कभी भी पूछा जाएगा हमारे भारत के विशाल मैदान में भौगोलिक के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है या कैसे बांटा जाता है, तो आप लोग लिखोगे हमारे भारत में विशाल मैदान देखा जाए तो भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 से 5 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर, पांचवी बन जाएगी डेल्टा। इस प्रकार से फिर भाबर को एक लाइन, इसको 2 लाइन, ऐसे करते करते एक्सप्लेन करोगे, फिर आप लोग का चुनिंदा नंबर हाथों में रहेगा। समझ रहे हो? कोई नहीं काट सकता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किताब से रट करके लिख नहीं सकते। समझ रहे? प्रॉपर अपना खुद का नोट्स तैयार करो, खुद का नोट्स तैयार होगा तो महारथी हो, नहीं रहेगा तो फिर भागीरथी। समझ रहे हो? तो इसको प्रॉपर आप लोग तैयार रखो। ये तो बस यही था, कल इतने ही पढ़े थे, लिखना शुरू करो। लिखना भाबर। ठीक है, भाबर के हेडिंग देना। लिखना हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। फास्ट लिखना, ठीक है? मैं वहां पर आप लोग प्रॉपर 10 मिनट तक लिखो,
बिना सर हिलाए मुलाए। हिमालय से निकलने वाली नदियां शिवालिक पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से नीचे उतरती है, नीचे उतरती है। तो वे अपने साथ बड़े बड़े, तो वे अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, पत्थर बोल्डर्स, गोलास्म, गोला जैसे अंश छोटे छोटे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पेबल। फिर इसके साथ कंकड़, ग्रेवल, बहा कर लाती है। और शिवालिक के, शिवालिक हिमालय के तट पर, शिवालिक के तल पर, ठीक, सरफेस पर, तल पर पदार्थों का जमाव, पदार्थों का जमाव कर भाबर का निर्माण करती है, भाबर के निर्माण करती है। यह सिंधु नदी से तीस्ता नदी, तीस्ता नदी तक संकीर्ण, नैरो, संकीर्ण रूप में फैला है, संकीर्ण रूप में फैला है। औसतन इसकी चौड़ाई, औसतन इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर तक है। यह बड़े बड़े छिद्र युक्त होता है, छिद्र युक्त कंकड़ प्रकार का होता है। यहां पानी नहीं रुकता, नीचे से रीस कर तराई क्षेत्र में चले जाते हैं, में प्रवेश करते हैं। यहां उपजाऊ नहीं होती, वनस्पति की कमी, ये भाबर के बारे में इतनी बातें जाननी है। ठीक है, हो गया। इसलिए भाबर जो है नदी के सतह पर दिखाई नहीं देती, मतलब पानी नहीं दिखाई देगा, पानी सूख जाएगा, अंदर चला जाएगा रीस करके, है ना। तो एक लाइन में लिख लेना, इसलिए भाबर नदी के सतह पर दिखाई नहीं देती, इसलिए भाबर नदी के सतहों पर दिखाई नहीं देती।
ठीक है, और यहां पर कम उपजाऊ होगा फिर। ठीक है, यह भूमि जो है, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, उपयोगी नहीं है, है ना। यहाँ पर कृषि, हाँ, यह भूमि मैदान कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इतना क्लियर हुआ। दूसरा क्या था हमारा, तराई। हेडिंग डालो, तराई क्षेत्र। प्रॉपर आप लोग अच्छे से नोट्स बना डालोगे तो ना प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन छूटेगा, ना आप लोग के मेंस में कोई क्वेश्चन छूटेगा। एक ही बार पढ़ लो और एक ही बार में पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके बाहर निकलो। रात दिन कोचिंग के चक्कर मत पड़े रहना। लिखना, जब नदियां भाबर क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में भूमिगत अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड हो जाती है, हो जाती है, तो आगे जाकर तराई, तो आगे जाकर तराई का निर्माण करती है, आगे जाकर तराई का निर्माण करती है, तराई का निर्माण करता है, जो कि नमी एरिया होता है। यहां नदियों की गति, नदियों की जो स्पीड है कम होने पर गाद, चिकनी मिट्टी, गाद चिकनी मिट्टी निक्षेप, डिपॉजिट्स जमा करती है। नमी युक्त, ठीक है जी, मॉइस्ट, गाद युक्त, ALLUVIAL, एलुवियल, और उपजाऊ, और उपजाऊ, फर्टाइल, फर्टिल होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। तराई कैसे होती है, एक मिनट देखो, तराई कैसे होती है, नमी युक्त, गाद युक्त और उपजाऊ, है ना। यहां से शुरू हो जाता है उपजाऊ होना, उपजाऊ होती है, याद रखना। यही इस पर लिखोगे 3 लाइन पर, क्या लिख सकते हो, 2 नंबर के में से पूछाएगा तराई क्या होती है। तो तराई जो है हमारे भाबर के निचली हिस्सा में नदी प्रवेश करती है और जमीन जो है नमी युक्त, गाद युक्त और उपजाऊ युक्त होती है, तराई कहलाती है। खत्म, 2 लाइन में। चलो, अगर इसके हम लोग क्षेत्र की बात करेंगे तो चौड़ाई लगभग 10 मीटर, इसकी चौड़ाई 10 मीटर और लंबाई जो है 20 किलोमीटर। ऐसे लिखो इसको, इसकी चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई लंबाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक होती है। चौड़ाई लंबाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक।
यहाँ धान, गन्ना, गेहूं जैसे फसल, जैसे कि रबी फसल, ऐसे फसल यहाँ पर उगाए जाते हैं। धान, गन्ना, गेहूं जैसे फसल तराई क्षेत्र में। हाँ हाँ हाँ, गाद मतलब अपशिष्ट पदार्थ, वही नमीच एरिया है उसका। बहाकर लाए हुए पेड़ पौधे जीव जंतु सब सड़ गल करके गाद बन जाता है, जिसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। हाँ, हेलो हेलो। ठीक है, नेक्स्ट। चलो तीसरा क्या है जी? खादर और बांगर, है ना, बांगर खादर। बांगर और खादर को दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? जलोड़ कहा जाता है। तो आप लोग लिखना है जलोड़ मैदान, दोनों को डिवाइड करेंगे फिर एक ठन को, जलोड़ मैदान। तीसरा लिखना जलोड़ मैदान। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलुअल प्लेन्स, ALLUVIAL प्लेन। ये मैदान, यह मैदान नदियों द्वारा लाई गई, नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई महीन मिट्टी, छोटे छोटे मिट्टी, थोड़ा थोड़ा मिट्टी, महीन मिट्टी के लंबे समय तक जमा, के लंबे समय तक जमा होने से बने हैं या बनते हैं, जमा होने से बनते हैं। ये भारत के सबसे उपजाऊ मैदान है। यह भारत के सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे ज्यादा। ठीक है, हम लोग जलोढ़ को दो भाग में बांट सकते हैं। जलोढ़ के दो भाग, पहला हो जाएगा आप लोग का बांगर और दूसरा हो जाएगा खादर। बांगर के बारे में लिखना, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनती है। थोड़ा ऊंचा और कठोर भाग होता है ये, थोड़ा ऊंचा और कठोर भाग। बाढ़ का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ जी। नहीं पड़ेगा, बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए पुरानी मिट्टी है। खेती जैसे यही तो, हम सब पुरानी मिट्टी है हमारा, जो यहाँ पर बाढ़ नहीं आती। हमारे छत्तीसगढ़ में सब पुराने मिट्टी है जो बाढ़ बहा कर नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो जैसे खेती है वही हमारे ऐसे धान गेहूं सब इसी में होता है, जैसे खेती प्रॉपर नॉर्मल करते हैं। ठीक है जी। और जहां पर खादर मिट्टी आती रहती, चाहे वो हम लोग कोई उपज करे, फसल करे, तो बाढ़ आता है तो बहा के भी ले जाते हैं, वो या तो बुड़ जाता है ना भाई, तो सड़ भी जाता है ना। और एक जगह की मिट्टी को दूसरी जगह लाकर पटक देता है, फिर उसके जो पौधे रहते हैं, पौधे के इतने इतने एरिया में देखना मिट्टी मिलेगा, है ना। या तो अच्छा धान रहता तो एक दो दिन तक रहता, तो 2 दिन तक धान नहीं सड़ता, कोई दूसरा पौधा रहा सड़ जाता है 2 दिन तक।
हमारे एरिया में मालखरौदा डबरा क्षेत्र में बाढ़ जो है ये इतनी आती है, महानदी लगा हुआ है पूरा, महानदी जो है पूरा भर जाता है ऊपर में, और भरने के बाद घर घर में पानी चला जाता है। ठीक है, 2004 में बहुत विशाल वो था, ठीक है, बहुत बड़ा, जो कि मैं तो मेरे माँ बाप जो है दूसरे क्षेत्र में मेरे को भेज दिए थे। ठीक है, मतलब घर हम लोग के पूरा सब डूब गए थे, हम लोग के जो मवेशी थे पशु थे सब हम छोड़ दिए थे, मतलब बहुत बड़ा बाढ़ था। फिर दूसरे सेकंड 2009 में आया था, 2009 में मैं 9वीं पढ़ रहा था। ठीक है, बहुत बड़ा बाढ़, मतलब आ जाता है, ऐसी बाढ़ आते हैं जैसे कि घर वर पूरा धान वान सब रहस नहस, वो सब वो मिट्टी जम जाता है, वो सब हमारे खादर है। लेकिन जिस एरिया में नहीं गया, ऊपरी ऊपरी क्षेत्र है, वो वहां पर बांगर है, ना खेती को कुछ कर पाया ना इंसान को, वहां पर पुरानी के पुरानी मिट्टी ही रह गई। चलो चलो, खादर के देखो लिखना पूछा जाता है ना, बांगर और खादर में अंतर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये नई जलोढ़ मिट्टी, ये थोड़ा ऊंचा कठोर होता है, ये थोड़ा नीचे में थोड़ा नरम होता है। ठीक है, नरम है तब तो तुरंत खेती बाड़ी हो जाता है, और ये थोड़ा बाढ़ का प्रभाव नहीं होता, और यहाँ पर बाढ़ आता है एक जगह को उठा करके पटक के दूसरे जगह पटक देगा, समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ा कम उपजाऊ है, इससे ज्यादा उपजाऊ ये हो सकता है, और दोनों मिल गए तो फिर तो तिहार है, समझ रहे हो ना। चलो, ये नई जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी हर साल बाढ़ से मिट्टी नहीं होती रहती, हर साल बाढ़ से मिट्टी नहीं होती रहती। बहुत उपजाऊ भूमि, ये भी बहुत उपजाऊ इसी की तरह, लेकिन इससे कम। ठीक है, ये भी बहुत उपजाऊ होती है, याद रखना इतना। यहाँ कंकड़ चूनेदार अधिक मात्रा में पाया जाता है, बांगर में लिख लो, कंकड़ चूनेदार निक्षेप अधिक मात्रा में पाया जाता है, कंकड़ चूनेदार निक्षेप अधिक मात्रा में बांगर में। ये जिसका विस्तार है देखो, तो इसके कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है, अधिकतर बांगर, हाँ, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, ये चूनेदार होता है, और ये खादर जो हमारे चिकनी होती है, चिकनी, इसमें चिकनी मिट्टी है एक प्रकार का, और इसमें धान गेहूं जैसे खेती, गन्ना, दाल, ये सब इसमें। ये पश्चिम में मिल रहा है उत्तर प्रदेश के, ये पूर्व में मिलेगा, ये यूपी के पूर्वी क्षेत्र, यूपी के पूर्वी और बिहार पश्चिम बंगाल में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में, इस क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। अंतर में इतना लिख सकते हो। क्लियर, हाँ, हर साल बाढ़ से मिट्टी नहीं होती रहती, मतलब बाढ़ यहाँ नहीं आएगी, है ना, तुरंत, मतलब यहाँ पर बाढ़ तो आता ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं आई, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर मिट्टी नई मिट्टी ही बनेगी, मतलब इधर बाढ़ आया ही नहीं, मतलब वो पुरानी मिट्टी ही है, लेकिन अचानक कभी 2 साल में आ गया, कभी 3 साल में आ गया, तो बहा कर ला करके दूसरा मिट्टी पटक देगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हर साल बाढ़ नहीं आती, लेकिन जब बाढ़ आ गया तो यहाँ से मिट्टी उठा कर ले जा सकता है, और बाढ़ यहाँ पर नहीं के समान आता, 4 साल 5 साल, इसीलिए पुरानी चाहिए, और ये कभी 1 साल में नहीं आया तो 2 साल में, ये भी पुरानी है मत समझना, मतलब बाढ़ यहाँ आती है और यहाँ नहीं आती, तो यहाँ पर वही हर साल बाढ़ से मिट्टी नहीं होती, मतलब हर साल बाढ़ यहाँ पर आकर के दोबारा मिट्टी नहीं पटकते, ये है इसका मतलब। ये क्लियर है, ठीक। अब लास्ट है हमारा डेल्टा,
ठीक, हेडिंग डालो डेल्टा। डेल्टा को लिखना, यह एक त्रिभुजाकार, यह एक ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार लैंडफॉर्म है। ठीक, यह एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति है, त्रिभुजाकार स्थलाकृति है। इसका निर्माण नदी के मुहाने, मुहाने मतलब समझ आ गया, मुहाने मतलब जहां नदी विसर्जित होती है, जहां पर जाकर गिरती है, जहां पर जाकर समुद्र से मिलती है, उसको मुहाना कहते हैं, और जहां से निकलती है ओरिजिन या उद्गम कहते हैं। इसका निर्माण नदी के मुहाने, मुहाने पर महीन जलोढ़ से बनती है, महीन जलोढ़ के निक्षेपण से बनती है, से बनती है। नोट करके लिख लेना ना, इसे खादर का रूप माना जाता है, इसे खादर का विस्तार माना जाता है। खादर मिट्टी मुख्य रूप से खादर माना जाता है, इसे खादर का एक्सटेंस ऑफ खादर माना जाता है, खादर का विस्तार माना जाता है। नए नए बार बार मिट्टी को पलटते जाएगा तो लगेगा ही खादर, खादर का विस्तार माना जाता है। नदी की वृद्धावस्था भी बनती है, कीचड़ प्लस दलदली क्षेत्र होता है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यहां बार बार पूछा जाता है, यहां कैसा वन पाया जाता है, बताओ, कल बताया था मैंग्रोव वन। वन पढ़ेंगे तो बताऊंगा क्या उष्णकटिबंधीय है, क्या मैंग्रोव है, सब बताऊंगा। यहां मैंग्रोव वन मिलता है, मैंग्रोव वन। ठीक है, यहां चावल और जूट की खेती होती है। बताओ चावल सबसे ज्यादा हमारे भारत में कहां होता है? हाँ, इसीलिए। ठीक है, चावल और जूट की खेती के लिए प्रसिद्ध। भारत के डेल्टा का विस्तार, भारत का डेल्टा का विस्तार, ठीक, इसका कितना क्षेत्रफल में है करके पूछा जाता है, 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, बताओ विश्व का सबसे प्रसिद्ध डेल्टा। हाँ, तो एक लाइन में लिखना, विश्व का प्रसिद्ध डेल्टा, विश्व का प्रसिद्ध डेल्टा हो जाएगा जी सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा हमारे पश्चिम बंगाल क्षेत्र। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन से नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है करके पूछा जाता है। मुख्य रूप से 3 नदी याद रखना, लिख लो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। वो जो तीस्ता आती है ना, वो मिलती है ना, वही है आप लोग का मेघना, गंगा मिलकर। तो 3 नदी का नाम लिख लेना, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इन तीनों नदियों के द्वारा बनाया जाता है।
हाउ, पश्चिम बंगाल में ही कहलाएगा। ये हुआ आप लोगों का हमारा विशाल मैदान का आप लोग का भौगोलिक संरचना के आधार पर। ठीक है, दूसरा अब हमारा क्या रहेगा आप लोग का विस्तार या प्रादेशिक आधार पर, उसको हम लोग देखेंगे कल। ठीक है, किसी प्रकार कोई डाउट रहेगा तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो।